हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अनोखी की शादी राजवीर से होती है। ससुराल में सास बर्फी देवी और ससुर उदय रहते हैं। अनोखी हमेशा से ही खाना बनाने में बहुत माहिर होती है और तो और वो खाने के पदार्थों को अनोखे रूप से बनाने में एक्सपर्ट होती है। ससुराल में सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते। वाह भाई वाह, क्या खाना बनाया है तुमने अनोखी बहू। देख लो राजीव की अम्मा, क्या स्वादिष्ट खाना पकाती है तुम्हारी बहू, तुमसे भी बढ़िया। हाँ अनोखी बहू, एकदम लाजवाब खाना पकाया है। क्या खीर बनाई है, मुझे मेरी दादी माँ की याद आ गई। वो भी इसी तरह की खीर बनाती थी, वो भी चूल्हे पर। आखिर बेबी किसकी है अम्मा? थैंक यू सो मच, आप तीनों को मेरा खाना पसंद आया। ये देखकर और जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये लो अम्मा जी, और खीर लो और पूरी भी खाओ। आपके और पापा की सेहत को ध्यान में रखते हुए तेल कम डाला है। ये लो अनोखी बहू, तुम्हारा शगुन। जुग जुग जियो और सदा सुहागन रहो। ये लो, मेरी तरफ से भी शगुन रख लो। उदय और बर्फी देवी दोनों ही अनोखी को नेक देते हैं और अनोखी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अनोखी और राजवीर दोनों का शादीशुदा रिश्ता भी अच्छा चल रहा होता है। एक रात 2 बजे। बहू, मुझे ना पिज्जा खाने का बहुत ही मन कर रहा है। अरे बौरा गया हो का? रात के 2 बजे आपके स्वर्गवासी पिताजी ने कोई पिज्जा शॉप खुला रखा होगा क्या? अनोखी, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है पिज्जा खाने का, लेकिन अब रात के 2 बजे पिज्जा कहाँ से लाया जाए? तुम्हें कोई 24/7 ओपन रहने वाला पिज्जा शॉप पता है क्या हमारी कॉलोनी में? नहीं राजवीर, ऐसा तो कोई पिज्जा शॉप नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका अनोखा जुगाड़ है। मतलब? मुझे बस 10 मिनट दीजिए पापा जी, मैं अभी आई। अनोखी किचन में जाकर बचे हुए पराठों के ऊपर सब्जी, चीज, मेयोनीज और बाकी चीजों को अप्लाई करके टॉपिंग बनाती है और उन पराठों को ओवन में फटाफट गर्म करके उदय और राजवीर को परोसती है। ये रहा पिज्जा पराठा। पिज्जा पराठा? ये क्या है अनोखी बहू? हाँ अनोखी, पिज्जा और पराठा, ये दोनों तो 2 अलग अलग डिशेस है ना। राजवीर, पापा जी, पिज्जा पराठा मतलब मैंने बचे हुए पराठों पर पिज्जा की टॉपिंग डाली है और उसे ओवन में गर्म करके आप दोनों को परोस दिया। सिंपल। पिज्जा के बेस की जगह पराठे को पिज्जा बेस बना दिया। खाकर देखिए और बताइए कैसा बना है। राजवीर और उदय पिज्जा पराठा को खाते हैं और उसे खाने के बाद उन दोनों को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, अच्छा लगता है। अरे वाह अनोखी बहू, तुम्हारा ये अनोखा पिज्जा पराठा आविष्कार तो एकदम गजब है। हाँ अनोखी, ये पिज्जा पराठा तो नॉर्मल वाले पिज्जा से भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। पिज्जा बेस की जगह पराठे ने ले ली एंड पराठा रॉक्स। इट्स सुपर अमेजिंग, आई जस्ट लव्ड इट। अच्छा जी, तो मैं भी चख के जरा देखूं आखिर कैसा है ये पिज्जा पराठा। व्हाई नॉट अम्मा जी, ये लो ना, खाओ आप भी। बर्फी देवी भी पिज्जा पराठा को खाती है और उसे भी बहुत ज्यादा मजा आता है। हाय 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 हाय, गजब गजब गजब, क्या कमाल का पिज्जा पराठा है। मैं तो और खाऊंगी। हाँ, आप सब खाइए, मैं और भी बनाकर लाती हूँ। बहू, इस बार ना चीज थोड़ा ज्यादा डालना। चीज 4 चांद लगा रहा है पराठे के साथ। ओके पापा जी। और हाँ अनोखी, मुझे कल टिफिन में भी पिज्जा पराठा ही देना। ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ खाऊंगा, वो भी कोक के साथ। ठीक है राजवीर, दे दूंगी। अनोखी रसोई में जाकर और भी पिज्जा पराठा बनाती है और सभी को परोसती है और पूरा परिवार मजे से पिज्जा पराठा खाते हुए आनंद उठाता है। अगले दिन जब अनोखी राजवीर को टिफिन में भी पिज्जा पराठा देती है, तब उसे खाकर राजवीर के दोस्त भी पिज्जा पराठा के दीवाने हो जाते हैं। सब कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन एक दिन बाजार में अनोखी को उसकी सहेली गुनगुन मिलती है। अनोखी, तेरे और राजवीर के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ गुनगुन, लेकिन तू ऐसा क्यों कह रही है? अजीब बात है, अगर तेरे और उसके बीच सब कुछ ठीक है तो फिर वो हमारी कॉलोनी में एक औरत के साथ कैसे रहता है? हाँ, मतलब वो औरत खुद को उसकी बीवी मानती है,
2 महीने पहले ही उन दोनों ने शादी की है। मुझे लगा कि तेरे और राजवीर के बीच सब खत्म हो गया है, इसीलिए उसने दूसरी शादी की होगी। राजवीर की दूसरी शादी की खबर सुनकर मानो अनोखी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं राजवीर? मेरे साथ ऐसा? गुनगुन, क्या तू मुझे उस घर तक ले जा सकती है? हाँ हाँ अनोखी, चल, अपने आप को संभाल। गुनगुन और अनोखी ऑटो रिक्शा में सवार होकर उस घर तक पहुंचते हैं और खिड़की में से ही अनोखी देखती है कि राजवीर उस औरत को गले से लगा रहा है और दोनों घर के अंदर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। राजवीर की नजर अचानक से खिड़की पर जाती है और वो अनोखी को देख लेता है और बाहर आकर कहता है, अनोखी, अनोखी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो अनोखी, अनोखी। अनोखी राजवीर को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और रोते हुए उस पर गुस्से से चिल्लाती है, शट अप, जस्ट शट अप राजवीर, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। आई वॉन्ट डिवोर्स। अनोखी और राजवीर का कुछ महीनों बाद डिवोर्स हो जाता है। राजवीर डिवोर्स को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर अनोखी अपनी आत्मा सम्मान को चुनती है और राजवीर को छोड़ देती है और अकेली एक छोटे से मकान में रहने लगती है। अनोखी के माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर बहुत समय पहले ही चले गए थे। राजवीर ने मुझे जो दर्द दिया है, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी, लेकिन अब मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करूंगी, एक नए सिरे से, और मुझे हिम्मत नहीं हारनी होगी। तलाकशुदा हूँ तो क्या हुआ, अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर रहूंगी। अनोखी अपना एक फूड स्टॉल खोलने का तय करती है और वहां पर वो उसकी सबसे अनोखी डिश यानी कि पिज्जा पराठा बनाकर बेचने लगती है। ग्राहक अनोखे पिज्जा पराठा को देख बहुत आकर्षित हो जाते हैं और अनोखी की भी काफी तारीफ करते हैं। अरे वाह, बहुत औसम है ये पिज्जा पराठा। अब तो मुझे जब भी पिज्जा खाने का मन करेगा तब मैं किसी पिज्जा शॉप में नहीं बल्कि आप ही के स्टॉल पर आऊंगा। अरे बहुत कमाल का है ये पिज्जा पराठा। मेरी तरफ से तो 10 on 10 मार्क्स हैं इसके लिए। मुझे अपने घर पर ले जाने के लिए भी 5 पिज्जा पराठा पार्सल कर दो। पिज्जा पराठा को खाकर मेरे परिवार के सदस्य भी बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं अभी आपका पार्सल पैक करती हूँ। धीरे धीरे अनोखी का पिज्जा पराठा पूरे शहर में मशहूर हो जाता है और सभी लोग दूर दराज से भी पिज्जा पराठा खाने के लिए आते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजवीर की दूसरी बीवी उसका पैसा लूटकर भाग जाती है और वो अब अनोखी के स्टॉल पर उससे माफी मांगने आता है। अनोखी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया और उसके लिए मैं माफी मांगने का हकदार भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक आखिरी मौका दे दो। प्लीज मुझे माफ कर दो अनोखी। हमारा रिश्ता सिर्फ कागज पर खत्म हुआ है। हम दोनों फिर से अपने रिश्ते की और अपनी जिंदगियों की नई शुरुआत कर सकते हैं ना? मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी राजवीर। उस दिन के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं रहा। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। चले जाओ यहाँ से राजवीर, और प्लीज आइंदा से मुझे अपनी ये गंदी शक्ल मत दिखाना। नफरत है मुझे तुमसे, क्योंकि तुम एक धोखेबाज और गद्दार आदमी हो। गेट लॉस्ट राजवीर। राजवीर शर्म से गर्दन झुकाकर वहां से चला जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। अनोखी पिज्जा पराठा बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और अपनी जिंदगी में खूब सफलता प्राप्त करती है। जोगपुर कहकर एक गांव में सीरत नामक एक गरीब लड़की अपने भाई भाभी संग रहा करती थी। सीरत कॉलेज में पढ़ती थी। उसके माता पिता की कुछ सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी। सीरत के भाई का नाम चिराग होता है और भाभी का नाम राखी। सीरत अपने भाई भाभी को पैसों की मदद हो इसीलिए पार्ट टाइम ऑटो रिक्शा चलाती और उनका हाथ बटाया करती। काका, आपको मोहिंदर चौक में छोड़ना है या बिरला कोठी के पास ही? उस हिसाब से मुझे लेफ्ट या राइट का टर्न लेना है। बिटिया, मुझे मोहिंदर चौक में ही छोड़ दो। सीरत उस पैसेंजर को सही सलामत मोहिंदर चौक पे छोड़ती है। अरे तुम बहुत अच्छी हो बिटिया। जहां आजकल की बाकी ऑटो चालक इतनी बेरहमी से ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वहीं तुमने इतने अच्छे से ऑटो चलाया
कि मुझ बुढ़े को कोई दिक्कत नहीं हुई। शुक्रिया बेटा। भगवान तुम्हें खूब सफलता दे। ये लो तुम्हारे पैसे बेटा। धन्यवाद काका। आशा करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। सीरत अपने सभी पैसेंजर संग बहुत अच्छे से पेश आती और गांव में सभी उसकी सराहना करते रहते। वो दिन भर जितने भी पैसे कमाती सारे पैसे अपने भाई भाभी को दे देती। उसकी भाभी राखी स्वभाव से थोड़ी बुरी और लालची होती है। ये क्या है, आज इतनी कम कमाई कैसे हुई तुम्हारी सीरत मैडम? कहीं टहलने चली गई थी क्या किसी के साथ, ठंड के मौसम का मजा उठाने? नहीं राखी भाभी, दरअसल इतनी ठंड हो रही है कि सभी अपने घर पर ही हैं। मुश्किल से ही ग्राहक मिल रहे थे आज। संभावना है कि आने वाले कुछ घंटों बाद सरकार अलर्ट भी दे दे। बर्फबारी भी हो रही है ना? सही है, मतलब बहाना बनाने का आर्ट भी कोई तुमसे सीखे। सच में लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, कल से अगर 12 घंटे की शिफ्ट में 1000 रुपए के नीचे कमाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई ना तुम? तब तो हम इसे घर में ही नहीं लेंगे। हाँ ठीक है चिराग भैया। सीरत उदास हो जाती है और कंबल ओढ़कर खूब रोती है। अब से उस बेचारी को ओवर टाइम ऑटो चलाकर पैसे कमाने पड़ते हैं। कड़ाके की ठंड में भी सीरत काम करती है। फिर घर आने के बाद भी राखी उससे घर का सारा काम करवाती है। जल्दी से खाना बना दो, आज ना गर्मा गर्म पनीर पकौड़े, छोले भटूरे और पुलाव बनाओ। और हाँ, गाजर का हलवा भी। गाजर के हलवे के बिना तो सर्दी फीकी है। और ये सब होने के बाद जरा झाड़ू पोछा भी लगा देना, ठीक है? ठीक है राखी भाभी। बेचारी सीरत घर का सारा काम करती है। फिर एक दिन अचानक से राखी सीरत के लिए एक अमीर बिजनेसमैन का रिश्ता लाती है। सीरत, ये देख, ये लड़का, इसका नाम निहार है और ये एक अमीर बिजनेसमैन है। अच्छा परिवार है। अगर तुम्हें इसके साथ शादी के लिए हाँ करनी है तो बता दो, फिर हमारी तो लॉटरी ही लग जाएगी, क्योंकि ये हमें ढेर सारे पैसे भी देगा। हाँ लेकिन राखी भाभी। सीरत, राखी ने अगर कोई रिश्ता लाया है तो सोच समझ कर ही तय किया होगा ना। और वैसे भी यूं तिल तिल करके जीने से अच्छा तो खुद भी एक अच्छे परिवार में जाकर रहे और हमें भी उसका फायदा उठाने दे। सुन सीरत, कल निहार अपनी माँ नीलांबरी के साथ यहाँ पर हमारे घर पे आ रहा है। नीलांबरी जी को चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं, वो भी हेल्दी चॉकलेट्स। मैंने उनसे कह दिया है कि तुम कितने बढ़िया चॉकलेट्स बनाती हो, तो तुम कल उनके लिए तरह तरह के चॉकलेट्स ही बनाना, ठीक है? ठीक है राखी भाभी, चिराग भैया। सीरत बेमन ही अलग अलग प्रकार के चॉकलेट्स बनाती है। वो बचपन से ही चॉकलेट बनाना जानती थी, क्योंकि उसके पिता एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करते थे। तो उसने अपने दिमाग को चलाकर घर में कैसे चॉकलेट्स बनाए जाए इसकी सोच खुद ब खुद तय की और चॉकलेट्स बनाना सीख लिया। अगले दिन जब नीलांबरी और निहार सीरत को देखने आते हैं तभी क्या चॉकलेट्स बनाए हैं सीरत माय डियर, तुम तो एकदम बेस्ट हो। निहार, तुमसे मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी कि तुम्हें सीरत पसंद आई या नहीं, क्योंकि मुझे तो सीरत बहुत पसंद आ गई है। और अब सीरत ही बनेगी तुम्हारी धर्मपत्नी और हमारे ओबेरॉय खानदान की बहू। वाह जी वाह, वाह वाह। इसी बात पे और 10 चॉकलेट्स ठूसिए नीलांबरी जी, ये लीजिए। खुशी के मारे राखी नीलांबरी के मुंह में और भी बहुत सारे चॉकलेट्स ठूसती है और निहार और सीरत की शादी हो जाती है। राखी और चिराग दोनों को भी सीरत की शादी से मुनाफा होता है, क्योंकि नीलांबरी उन्हें भी कई सारे पैसे देती है। शादी के बाद सीरत की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो अब अमीरों जैसा जीवन जीने लगती है। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, लेकिन इन सब की खुशियों के साथ ही उसे एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है। जब वो निहार के ऑफिस में उसे टिफिन देने जाती है, तभी वो वहां पर उसे एक लड़की के साथ रोमांस करते हुए देख लेती है। इसका मतलब निहार जी, आपका और इस लड़की का शादी के पहले से ही अफेयर था? देखो सीरत, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम की खुशी के लिए की, क्योंकि उन्हें तुम्हारी तरह एक नॉर्मल सभ्य संस्कारी लड़की पसंद है और मेरी गर्लफ्रेंड मॉडर्न जमाने की है, और हम दोनों के प्यार को मॉम और मेरी फैमिली वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर आपने मुझे क्यों धोखा दिया?
शादी से पहले ही बता देते ना मुझे सब कुछ, या फिर सारे आम इनकार कर देते शादी करने से। बस बहुत हुआ अब। मैं उन बाकी लड़कियों में से नहीं हूँ जो बेचारी अबला नारी बनेंगी और सब कुछ सहन कर लेंगी और चुप रह जाएंगी। आई वॉन्ट डिवोर्स। मुझे तलाक चाहिए निहार ओबेरॉय। मैं अभी के अभी नीलांबरी जी को सारा सच बताने जा रही हूँ। सीरत, सीरत, सीरत रुको। सीरत, सीरत मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनो। सीरत घर जाकर नीलांबरी को सारा सच बताती है और घर छोड़कर चली जाती है और अपने भाई भाभी के पास चली आती है। लेकिन तभी उसके भाई भाभी चिराग और राखी उसे घर में लेने से मना कर देते हैं। अरे बेवकूफ औरत, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है क्या? तुम्हें पता भी है तुम इतनी सारी शान शौकत को छोड़कर यहाँ पर फिर से मुंह उठाकर आ गई? सीरत, क्या हुआ अगर निहार का किसी और के साथ अफेयर है? उसने तुम्हें तो किसी चीज की कमी नहीं खलने दी ना। तुमने तो अपनी सास नीलांबरी की खुशी के बारे में तक नहीं सोचा। मैंने जो कुछ भी किया है एकदम सही किया है। जिस रिश्ते में मेरा सम्मान नहीं, मैं उससे जबरदस्ती के बनावटी रिश्ते में नहीं रह सकती। वो एक पिंजरा है। आपकी नजरों में वो सोने का पिंजरा होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। राखी और चिराग सीरत को घर पर नहीं लेते क्योंकि अब उन्हें भी निहार से कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। जब सीरत अपनी ऑटो चलाने के लिए तय करती है तो पता चलता है कि राखी ने उसकी ऑटो को भी बेच दिया है। अब सीरत बेचारी पूरी तरह बेसहारा हो चुकी थी। उसका कोई भी नहीं था और वो सड़क पर दर दर भटक रही थी। मेरी ऑटो भी राखी भाभी ने बेच दी। मुझे हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने पैरों पर खड़ी रहूं फिर से? तभी चलते चलते उसे कई सारे ढाबे और ठेले नजर आते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर वो भी अपना एक ढाबा खोलने का सोचती है, और वो भी चॉकलेट ढाबा, जहां पर सीरत तरह तरह के स्वादिष्ट चॉकलेट्स बनाती है और उन्हें बेचती है। आए हाय 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 हाय, आए इस चॉकलेट को खाकर तो मजा ही आ गया। सीरत जी, ऐसा कौन सा जादू इंग्रेडिएंट मिलाया है आपने इसमें? अरे सच में महंगे महंगे चॉकलेट की भी इतनी अच्छी टेस्ट नहीं होती जितनी कि आपके चॉकलेट्स में है। थैंक यू। सीरत खूब मेहनत करके अपना चॉकलेट ढाबा चलाती है और उसकी बहुत तरक्की भी होती है। 6 महीनों के कोर्ट पीरियड के बाद सीरत और निहार का तलाक भी हो जाता है और सीरत आगे चलकर अपनी खुद की चॉकलेट कंपनी खोलती है और अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त करती है। राधिका जब 2 साल की थी तभी ही उसके माता पिता उसे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद राधिका अपने चाचा और चाची के पास ही रहने लगी। राधिका की चाची और चाचा उसे एक नौकरानी की तरह रखते और उससे काम करवाकर उसे घर में रहने की जगह देते। अरे ओ करमजली, अभी तक खाना नहीं मिला है मुझे। जल्दी से खाना बना, और हाँ, आज पापड़ भी तलना। और खाना खाने के बाद मेरे पैरों की मालिश भी कर देना। जी चाची जी। जी चाची जी। चाची और चाचा दोनों ही राधिका पर बहुत अत्याचार करते। राधिका की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। चाचा और चाची दोनों ही उसके लिए एक अमीर घराने का रिश्ता लाते हैं। राधिका, वक्त आ गया है तेरी शादी की शहनाई बजने का। हाँ बिटिया, तू तो हमारे सर पर बोझ है, लेकिन अब ये बोझ किसी और घर जाएगा। लड़का बहुत अमीर है, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ सच? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं। राधिका अब अपनी शादी की बात को लेकर बहुत खुश थी। वो रसोई में गुनगुनाते हुए खाना पका रही होती है, तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। लेकिन चाची जी और चाचा जी दोनों ही मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मेरे साथ नौकरानी की तरह पेश आते हैं। फिर अचानक से यूं मुझे एक अमीर घराने की बहू बनाने का फैसला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं कोई नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। राधिका की शादी अनुज से हो जाती है और वो अब एक बड़े घराने की बहू बन जाती है। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही अनुज उसे घर से बाहर निकाल देता है। निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी। लेकिन अनुज जी,
आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मुझे अपने घर से क्यों निकाल रहे हो? मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। मुझे मत निकालिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। आप तो मुझसे प्यार करते हो ना अनुज जी, तो फिर। तभी राधिका की सास कादम्बरी गुस्से से बोलती है, अरे ओ कलमुही, एक बार हम कह रहे हैं, हाँ तोहरा के समझ में नहीं आवत है का? हमार लल्ला तोहरा से कौनो प्यार व्यार नहीं करत है। चल दफा हुई जा यहाँ से। हाँ सिक्योरिटी, इस कचरे को यहां से साफ कर दो, निकाल दो इसे गेट से बाहर धक्के मारकर। नहीं तो का, डायन कहेंगी। हाँ। राधिका बिलख बिलख कर रोने लगती है और अनुज और कादम्बरी से विनती करती है, लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी राधिका जब फिर से लौटकर अपने चाचा और चाची के पास आती है तभी, देखिए ना चाचा जी, चाची जी, अनुज जी और माँ जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अभी तक तो हमारी शादी को पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। तो तू अब क्या यहाँ पर हमारी छाती पर मूंग दलने आई है क्या? हाँ, तुझे सच सुनना है ना तो सुन ले। सच ये है कि तेरी ये शादी एक सौदा था। हाँ, अनुज की कुंडली में एक बहुत बड़ा मार्केश दोष था, जिसे तेरी कुंडली मिलान करके तेरी राशि मिल रही थी, और इसीलिए मैंने और तेरे चाचा जी ने उनसे लाखों रुपए लिए और तेरी उससे शादी कराई। हाँ। और अब अनुज का मारकोश दोष जो था वो तुझ पर आ गया है। अनुज उस मारकोश दोष के कारण मरने वाला था, लेकिन उसे सिर्फ उसकी राशि और कुंडली के गुणों से मिलने वाली लड़की ही बचा सकती थी, और वो तुम हो। अब अनुज की मृत्यु तेरे सर पर चढ़ गई है। अनुज का मार्केश दोष उसकी धर्मपत्नी राधिका का हो गया है। हाँ, इसका मतलब कि तू अब किसी भी पल मर सकती है। हमें क्या, हम तो लखपति बन ही गए हैं। अपने साथ हुआ इतना बड़ा धोखा देख राधिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राधिका हैरान और स्तब्ध रह जाती है। क्यों 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 किया आपने ऐसा चाची जी? लालच में आकर आपने मेरी जान का सौदा कर दिया, मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। ये आप दोनों ने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया आप दोनों ने। और आप दोनों की इस घिनौनी हरकत के लिए भगवान जी आप दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे। अरे चल चल, दफा हो यहाँ से अपनी इस मनहूस सी शक्ल को लेकर। हम दोनों ने मिलकर तुझे बचपन से पाला पोसा है। हाँ। तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पर? जितना आप दोनों ने मुझे खिलाया पिलाया भी नहीं होगा, उतना तो मैंने आप दोनों का काम किया है। मेरा भगवान मुझे मार्केश दोष तो क्या, किसी भी दोष से बचा लेगा, लेकिन अब आप अपनी मृत्यु से डरिए। क्यों? क्योंकि पापों का घड़ा भरने में ज्यादा देर नहीं लगती। जो बोया है उसे काटना तो पड़ेगा ही। इतना कहकर राधिका वहां से चली जाती है। पहली रात तो वो कपकपाती हुई ठंड में सड़क पर ही बिताती है। फिर दूसरी रात उसे मंदिर में आसरा मिलता है। बेटी, अगर तुम मंदिर के लिए भोजन बनाओगी तो हम तुम्हें यहाँ रख सकते हैं। जी हाँ गुरुजी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं रह लूंगी यहाँ पे। राधिका मंदिर में खाना बनाती और उसी के प्रसाद के तौर पर सभी को बांटा जाता। सभी राधिका के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करते, लेकिन कुछ दिनों के बाद राधिका को उस मंदिर से बाहर फेंक दिया जाता है, और वो व्यक्ति होता है अनुज। ये मेरे पापा का मंदिर है, हम इस मंदिर के मालिक हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी पनौती का साया भी इस पर पड़े, इसलिए चली जाओ यहाँ से। राधिका अब गांव छोड़कर चली जाती है। वो अब कचरे बीनने लगती है और कबाड़ी वाले को वो कचरा बेचकर अपना जीवन यापन करती। वो ईंट पत्थर इकट्ठा करके खुद से ही एक छोटा सा मकान बनाती है। राधिका को कचरा बीनते हुए देख लोग उस पर बहुत हंसते। अरे ओ कचरे वाली, चल भाग ऐसे, आई बड़ी है अनीता। जी माफ कीजिएगा, माफ कीजिए। राधिका को सभी बहुत परेशान करने लगते हैं। राधिका कचरा बेच बेच कर रोजाना आधे पैसे घर में रखकर एक गुल्लक में जमा करती। बस
अब और 4 से 5 महीनों तक मैं रोजाना इसे गुल्लक में पैसे डालूंगी तो आसानी से ज्यादा पैसे इकट्ठा हो जाएंगे और फिर मैं अपना ठेला लगाऊंगी। मुझे बचपन से ही अच्छा खाना बनाना आता है और सभी को मेरे हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है। अब मेरे जीवन के कठिन हालातों के कारण मैं पढ़ लिख तो नहीं पाई, लेकिन एक खाना बनाना ही मेरी वो कला है जिसके बलबूते मैं पैसे कमा सकती हूँ। माता रानी मेरा साथ दीजिएगा। राधिका अपने घर में माता रानी की एक छोटी सी मूर्ति को रखकर उसकी हर सुबह शाम पूजा आराधना करती रहती। यूं ही 5 महीने बीत जाते हैं और राधिका ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है। चलो, अब मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो चुके हैं। अब मैं शहर जाकर अपना ठेला लगा सकती हूँ। कल सुबह की मेरी बस है, मुझे सुबह 5 बजे ही उठना होगा, इसीलिए अभी जल्दी सो जाती हूँ। राधिका सारे पैसों को अपने छोटे से संदूक में रख देती है और बत्ती बुझाकर सो जाती है। तभी आधी रात में एक चोर आकर उसके घर के पीछे के दरवाजे से अंदर घुसता है और उसके संदूक को चुराकर ले जा रहा होता है कि तभी अचानक से राधिका उठ जाती है और चिल्ला पड़ती है, रुक जाओ, मेरे पैसे! राधिका उस चोर के पास जाकर उससे अपना संदूक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो चोर उसे चाकू दिखाता है। दूर रह, वरना तेरा गला काट दूंगा। ये सारे पैसे मुझे चुपचाप ले जाने दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पैसे मत चुराओ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैंने कचरा बीन बीन कर इन पैसों को जोड़ रही थी, मुझे छोड़ दो। तभी अचानक से वहां पर पुलिस आ जाती है और उस चोर को गिरफ्तार करके ले जाती है। राधिका को पता चलता है कि उसके पड़ोसी राजू चाचा ने पुलिस को फोन मिलाकर फौरन बुलाया। राधिका राजू चाचा को धन्यवाद कहती है और अगली सुबह बस में बैठकर शहर आ जाती है, जहां पर वो अपना छोटा सा ठेला लगाकर खाना बनाकर बेचने लगती है। थोड़े ही समय में बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या बढ़िया खाना पकाया है। शहर के किसी भी रेस्टोरेंट में इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया मैंने आज तक, जितना स्वादिष्ट ये ठेले वाला खाना है भाई। वाकई में, मुझे और एक प्लेट कढ़ाई पनीर और जीरा राइस पार्सल देना। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका अपने छोटे से ठेले से ही बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और इसी तरह आगे चलकर वो शहर में अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट चेन ओपन करती है और ढेर सारी सफलता प्राप्त करती है। मेरी इस दुनिया में अब कुछ नहीं रहा। मेरे पेट में पल रही नन्ही जान मुझे माफ कर देना, लेकिन ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। स्वाति एक गरीब घराने की लड़की होती है जिसका इस दुनिया में उसकी दादी के अलावा कोई भी नहीं होता। उसकी दादी निर्मला उसकी शादी कराने के पीछे पड़ी हुई होती है, लेकिन स्वाति के सांवलेपन के कारण उससे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। स्वाति एक ढाबे पर नौकरानी थी और बहुत परिश्रम करके वो पैसे कमाती। बीमार निर्मला आस पड़ोस में स्वाति की तस्वीरें दिखाने जाया करती थी, लेकिन सभी उसकी बेइज्जती करते रहते। एक दिन स्वाति जब शाम के वक्त काम से लौट रही होती है, तभी वो देखती है कि पड़ोस की सुषमा काकी उसकी दादी निर्मला संग लड़ रही हैं। अरे पगला गई हो क्या निर्मला काकी? आपकी पोती की शक्ल देखी है? जली हुई चाय जैसी शक्ल है उसकी। अरे क्यों हर गली में भटक भटक कर उसको है हर किसी को अपनी पोती की पनौती शक्ल दिखाती रहती हो और रिश्ते की बात करती रहती हो। लेकिन सुषमा बेटिया, मेरी बात तो सुनो। अरे चुप करो यार निर्मला काकी, हमारे पास ना फिजूल का वक्त नहीं है। आप जाओ यहाँ से, और खबरदार अगर आइंदा से अपनी काली कलोटी पोती की शक्ल दिखाई और रिश्ते देखने आई तो हम सबके लड़के बहुत सुंदर हैं देखने में। उन्हें नौकरानियों की नहीं राजकुमारियों की जरूरत है, और आपकी सांवली पोती तो किसी नौकरानी की तरह है। ऐसा मत बोलो सुषमा बिटिया, मेरी स्वाति ऐसी नहीं है। वो भले ही सांवली है, लेकिन उसका मन बहुत सुंदर है। ऐसी लड़की तुम्हें दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगी। अरे आप जाती हो या? सुषमा गुस्से में निर्मला को धक्का दे देती है, जिसे देख स्वाति तुरंत निर्मला की ओर भागती है। दादी! दादी, दादी आप ठीक हो ना? इतनी ठंड में आपको किसने कहा था घर के बाहर निकलने को?
लेकिन स्वाति बिटिया, तेरा रिश्ता। अरे कुछ समझाओ अपनी दादी अम्मा को। रोजाना बस तुम्हारा रिश्ता पक्का करवाने के पीछे पड़ी हुई रहती हैं और कुछ नहीं काम है इनके पास। स्वाति निर्मला को उठाती है और उसे पकड़ती है और गुस्सैल आंखों से सुषमा की तरफ देखकर, सुषमा काकी, मुझे अपनी संस्कारों की मर्यादा को पार करने पर मजबूर मत कीजिए। आपने जो आज मेरी दादी के साथ किया है ना, खबरदार अगर आइंदा से ऐसा वैसा कुछ करने की जरूरत भी की, मैं आपका हाथ तोड़ दूंगी। स्वाति निर्मला को घर ले जाकर उसे गर्मा गर्म फुलके बनाकर खाना खिलाती है। दादी, आप ऐसा क्यों करती हो? आपको पता है ना, मेरी सांवली सूरत के कारण कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तो फिर आप क्यों रोजाना अपनी बूढ़ी जान को खामखा परेशान करती हो? लेकिन स्वाति, मेरी लाडो, मेरी ये आखिरी इच्छा है कि मैं तेरी शादी होते हुए देख लूं, वरना मैं मरने के बाद भी तेरे लिए तड़पती ही रहूंगी मेरी बच्ची। मरे आपके दुश्मन, ऐसी बातें मत किया करो दादी। आप जानती हो ना, मेरा इस दुनिया में आपके बिना कोई भी नहीं है। स्वाति के कहने के बाद भी निर्मला मानती नहीं। आखिर दादी की ममता भी तो एक माँ की तरह ही होती है। निर्मला जैसे तैसे करके एक रिश्ता ढूंढती है। उस लड़के का नाम वंश होता है। वंश के माता पिता बृंदा और जोगिंदर तीनों ही बहुत लालची होते हैं। देखिए दादी जी, मैं आपकी पोती स्वाति से शादी करने के लिए राजी हूं, लेकिन वो सिर्फ एक शर्त पर। कैसी शर्त बेटा? वंश बेटा, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मुझे बस मरने से पहले अपनी स्वाति का घर बसते हुए देखना है। वो शर्त यह है कि आपको हमें पूरे 2 लाख रुपए देने होंगे, वो भी दहेज के तौर पर। अब देखिए निर्मला जी, दहेज तो शादी ब्याह में होने वाली एक परम पवित्र रस्म ही होती है। उसे तो पूरा ही करना पड़ता है ना, क्यों वंश के पापा? जी बिल्कुल बिल्कुल, वंश की माँ बिल्कुल सही कह रही है निर्मला जी। निर्मला थोड़ी चिंतित हो जाती है, लेकिन फिर वो रिश्ता पक्का कर देती है और वंश को 2 लाख रुपए दे देती है, जिसके बाद स्वाति को बहुत बुरा लगता है। दादी, मैं जानती हूँ कि वो पैसे आपने मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए ही जमा किए हुए थे, लेकिन इस तरह दहेज का साथ देना, इतनी बड़ी रकम से शादी पक्की करना, ये तो गलत है ना दादी? अरे कुछ गलत नहीं है बेटी, मैंने जो कुछ भी किया है तेरी खुशी के खातिर किया है, और खुशियों की कोई कीमत नहीं होती। स्वाति और वंश की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही निर्मला का देहांत हो जाता है, जिससे स्वाति पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन अपनी गृहस्थी में उलझे रहने के कारण वो उन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद स्वाति गर्भवती हो जाती है और वो ये खुशखबरी घर में सभी को बताने जा ही रही होती है कि तभी देखती है कि उसकी सास बृंदा किसी शादी के लिफाफे पर कुमकुम टीका लगा रही है। माँ जी, ये आप किसकी शादी का निमंत्रण पत्र उसके ऊपर टीका लगा रही हो? मोनिका संग वंश? मोनिका संग वंश? ये पढ़कर स्वाति हैरान रह जाती है। मोनिका? ये मोनिका कौन है माँ जी? ये सब क्या है? तूने बिल्कुल सही समझा है, जली हुई चाय की शक्ल वाली। ये मेरी और मेरी जान मोनिका की शादी का निमंत्रण पत्र है। इस घर में शादी की शहनाई बजने वाली है, और वो भी मेरे बेटे की। अरे तुझ जैसी सांवली लड़की से कौन शादी करेगा रे? इसलिए मैंने तुझे मोहल्ले वालों से दूरी रखा, ताकि किसी को पता न चले कि तू मेरी बीवी है। और तो और मैंने तुझसे शादी सिर्फ दहेज लेने के लिए की थी, और बेअकल बुढ़ी दादी ने मुझे सारे पैसे दे दिए और खुद अपनी पोती का जीवन नर्क बनाकर खुद स्वर्गवासी हो गई। ये तुमने बहुत गलत किया है वंश, बहुत गलत। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं गर्भवती हूँ। अरे चल चल, वो सब मेरी एक रात की गलती का नतीजा है। तू अब अपने कोख में पल रहे बच्चे को लेकर चलती बन यहाँ से। वंश और उसके घर वाले स्वाति को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद स्वाति बेसहारा हो जाती है और रास्ते पर दर दर भटकने लगती है और कचरा बीनना शुरू करती है, जिनसे वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती है। ये क्या से क्या हो गई मेरी जिंदगी, अब मैं क्या करूं?
कहाँ जाऊं अपनी कोख में पल रहे बच्चे को लेकर। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। अब तो मेरा मरना ही सभी मुश्किलों का हल है। मुश्किलों से थक हार कर स्वाति ट्रेन की पटरी पर जाकर जान देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर एक अमीर आदमी आकर स्वाति को बचा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। उस आदमी का नाम माहिर होता है और वो अपनी माँ कल्याणी संग रहता है। स्वाति जी, ये आप क्या करने जा रही थी? आप गर्भवती हो। आप अपने साथ साथ अपने पेट में पल रहे बच्चे को भी मारने जा रही थी। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद एक पल के लिए तुम्हारी इस जान देने की बात पर मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन जिंदगी में मुश्किलों से हार जाना और अपने आप को खत्म करना ये बहुत गलत बात है। हमें हमेशा हिम्मत बनाए रखनी चाहिए और हर मुश्किल को मात देकर जीत हासिल करनी चाहिए। जी कल्याणी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। माहिर जी, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। स्वाति जी, अब आप कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर ही रुकिए। यहाँ नौकर चाकर हैं जो 24 घंटे आप पर नजर रखेंगे और मैं भी हर एक मिनट आपकी देखरेख करूंगा। स्वाति और माहिर दोनों के बीच प्यार कब पनपने लगता है ये उन दोनों को ही नहीं पता चलता और फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और स्वाति एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और माहिर ही उसका बाप कहलाता है। अले 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 मेरी राजकुमारी, पापा की प्रिंसेस। बिल्कुल आप पर गई है स्वाति जी। अपनी माँ की तरह ही है, दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ की खूबसूरत बेटी। स्वाति, पूरी दुनिया तुम्हें भले ही रंग से परखे, लेकिन मेरे लिए तुम इस पूरी कायनात की सबसे सुंदर औरत हो, क्योंकि तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतरात्मा सब सुंदर है। माहिर जी। और इस तरह एक गरीब गर्भवती कचरे वाली की जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाती है और माहिर भले ही स्वाति की बेटी का सगा पिता ना हो, लेकिन वो उसे अपनी बच्ची की तरह ही प्यार देता है और पूरा परिवार खुशी से संग संग रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।